हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या आप सभी को मैं बराबर दिखाई सुनाई पड़ रहा हूं? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्या आप सभी को आपका मास्टर बराबर दिखाई सुनाई पड़ रहा है? हेलो 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 हेलो। राधे 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 राधे। राम राम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगर बेटा आप सभी को मैं बराबर दिखाई सुनाई पड़ रहा हूं, जल्दी से आग लगा दो, दिल बना दो, ताकि मैं समझ जाऊं आप तक मैं बराबर पहुंच पा रहा हूं। जल्दी से बेटा आग लगा दो, दिल बना दो भाई। ये 100 वाला भी बना दिए। 100 क्या होता है, जो भी है इसमें 100 बना हुआ है, बनाओ बनाओ। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कैसे बाल लहलहा रहे हैं मेरे, देखो। आज देखो, तुम्हें पता चल रहा होगा भाई साहब। लाइट आ रही है। हाँ, करें स्टार्ट, करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले बताओ कैसे हैं आप सभी लोग? वॉइस लो, वॉइस तो ठीक है यार। वॉइस तो ठीक है। अभी ठीक है? अभी ठीक है? भाई एकदम मुंह में माइक डाल के करूंगा तो पढ़ाया कहां जाएगा? हाँ, चलो। मैं एकदम बढ़िया, बिंदास, मजेदार, सुपर डुपर एक्साइटेड, अमेजिंग, और जो कुछ बोल सकते हैं वो भी बोल देता हूं मैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। इससे पहले वाले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में, हम लोगों ने कूलम्स लॉ करा था। कूलम्स लॉ करा था, मैंने आपको कूलम्स लॉ बताया था। उसके बाद प्रॉपर्टीज बताई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। मैंने देखा था कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज में डाउट्स थी, तो सबसे पहले हम लोग आज क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे आज, ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। जो भी कल मैंने आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया था ना, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे बस। आज की क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस है। आज की जो क्लास है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अच्छा, डेफिनेशन जो थी वो मैंने लिख दी थी। अगर आप नोट्स खोल के देखते होगे तो आपको दिख जाएगा कि सर मास्टर ने कूलम्स लॉ की डेफिनेशन लिख दी थी। पीडीएफ खोल के देखना, आपको मिल जाएगी। ठीक है? हाँ बेटा, तुम भी दिख रहे हो मेरे को। ठीक है? ठीक है, चलो। तो जिनकी आज ये पहली क्लास है उनको भी समझ आ जाएगा कि कूलम्स लॉ है ही तलल्लू। ठीक है, तो जल्दी से एक बार हम लोग बात करते हैं। कूलम्स लॉ की डेफिनेशन मैंने लिख दी थी, उसकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी थी। आप जाके पिछली क्लास की पीडीएफ से जाके देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लो। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं तो बाद में देख लेना। ठीक है, चलो। तो देखो बेटा, कूलम्स लॉ हम लोगों ने किया था। जल्दी से ध्यानपूर्वक सुनेंगे, रिवाइज करवा रहा हूं बेटा। ठीक है, कूलम्स लॉ में क्या था, ध्यान से सुन मुन्ना, ध्यान से सुन। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर सर अपने पास कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हैं रेस्ट पर, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। अगर अपने पास कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं रेस्ट पर और उनके बीच का डिस्टेंस R है, तो भैया ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो Q1 और Q2 एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। ठीक है ना? मान लेते हैं अभी के लिए दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। मान लेते हैं अभी के लिए दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगी, ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो ये जो फोर्स है इसको हम लोग कोलंबिक फोर्स भी कह देते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह देते हैं। ये जो फोर्स है ना बेटा, इसको आप कोलंबिक फोर्स बोल लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल लो।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। यानी कि जब चार्जेस अपने पास रेस्ट पर होते हैं, जब चार्जेस अपने पास रेस्ट पर होते हैं, उतने टाइम उनके बीच में जो फोर्स लगती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, सिंपल चीज है। ठीक है, रिवीजन करवा रहा हूं भाई। ठीक है, तो जब भी अपने पास चार्जेस रेस्ट पर होंगे, उनके बीच में जो फोर्स लग रही है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। तो ये जो फोर्स है भाई, हमने कल देखा था ये किसके बराबर आई थी? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही आ रही थी, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। समझ लग रही बात? अच्छा, जो के की वैल्यू है ना, के की वैल्यू अभी के लिए, के की वैल्यू है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोगों ने मान के किया वो वैक्यूम मान के किया है। क्या मान के किया है? दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो क्या है? वैक्यूम है। ठीक है ना, दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम है। समझ लग रही है बात? क्लियर है? अच्छा, याद रखना, यहां पे हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। फोर्स का क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड, फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। फोर्स की डायरेक्शन तो ऑलरेडी पता है। तो जब आप फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो यहां पर भी आपने चार्जेस के मैग्नीट्यूड ही लेने हैं। समझ लग रही बात? चार्जेस के मैग्नीट्यूड ही लेने हैं। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? चार्जेस के मैग्नीट्यूड ही लेने, चार्जेस के साइन नहीं लेने। यानी कि आपने इस फॉर्मूले में विदाउट साइन लेना है, विदाउट साइन। अब क्लियर है? अब क्लियर है? अब क्लियर है? अब क्लियर है? ठीक। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, क्या बोल रहा हूं। ठीक है, ध्यान सुन, ध्यान सुन। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कब आती है? जब अपने पास क्या हो? वैक्यूम। जब अपने पास क्या हो? वैक्यूम। ठीक है सर। और हमको पता है कि सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती थी? 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होती थी। जब मैं यहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालता हूं तो के की वैल्यू कितनी आती है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, केजी स्क्वायर लिख दिया मैंने। क्लियर है? सर चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो मॉड लगाना क्यों पड़ता बेटा? स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वर्क स्केलर क्वांटिटी था कि नहीं था? वर्क नेगेटिव भी तो आ जाता था। अरे आता था कि नहीं आता था वर्क डन नेगेटिव? तो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हमेशा याद रखना, स्केलर क्वांटिटी एक नंबर होती है, नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है यार? कुछ थोड़ी ना होता। जैसे मैंने बोला Q1 चार्ज अपने को दे रखा -4 कूलम, तो बताओ Q1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अरे 4 ही तो हो जाएगा यार, साइन नहीं लेना बस। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है यार? साइन नहीं लेना। इसमें क्या है यार? एक बच्चा कहता मैग्नीट्यूड नहीं आता। अरे यार मैग्नीट्यूड क्या है? ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अच्छा, ये चीज थी अपने पास यहां पर। ठीक है, तो अपने पास जो वैक्यूम में फोर्स आ गई वो आ गई 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। अब मैंने क्या बोला था? अगर इन्हीं दोनों चार्जेस को अगर आप किसी मीडियम में रख दोगे, किसी भी मीडियम में रख दोगे, तो होगा क्या? इस वाले चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी वो एफ डैश हो जाएगी, फोर्स बदल जाती है। और इस वाले चार्ज के ऊपर इतनी ही फोर्स लगेगी, बस अपोजिट डायरेक्शन में, एफ डैश। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ठीक है,
क्लियर है कि नहीं? तो ये एफ डैश की वैल्यू क्या थी सर? ध्यान से देखना, यहां पे जो एफ डैश था वो था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन अब यहां पर जो के की वैल्यू थी, अब यहां पर जो के की वैल्यू थी वो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट नहीं थी। अब क्या थी सर? 1/4 पाई इप्सिलॉन, 1/4 पाई इप्सिलॉन, 1/4 पाई इप्सिलॉन। ठीक है। और सर आपने कल बताया था कि इप्सिलॉन को यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम को, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को इप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इनटू इप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी करके लिख सकते हैं। तो इप्सिलॉन को हम लोग ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात? तो के को लिख लेते हैं Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहां पे मीडियम कुछ भी हो सकता है यार, यहां पे बीच में पानी हो सकता है, शहद हो सकता है, दवा हो सकती है, दारू हो सकती, कुछ भी हो सकता है बेटा। समझ लग रही है बात? समझ लग रही बात? अरे बीच में मीडियम कुछ भी हो सकता है। मान लो आपने इन दोनों चार्जेस को उठा के पानी में डाल दिया, मान लो शहद में डाल दिया, किसी में डाल सकते हो भाई। ठीक है। अच्छा, तो अब बताओ, तो अब बताओ जो अपने पास फोर्स आई है वो क्या आ रही है सर? ये आ रही है। अच्छा, अगर आप इतने हिस्से को देखोगे, इतने हिस्से को देखोगे तो ये अपने पास वैक्यूम वाली फोर्स है। वैक्यूम में थी ना 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन आर। बेटा इप्सिलॉन आर को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी तो कहते ही हैं, साथ में इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, तो सर हमको यह समझ आया कि एफ डैश जो है आप ये लिख सकते हो, या इसको आप एफ अपॉन ई आर भी लिख सकते हो, यानी कि वैक्यूम की फोर्स बाई ई आर, वैक्यूम की फोर्स बाय ई आर। यानी कि जब हम लोग दो चार्जेस को, जब हम लोग दो चार्जेस को जो कि वैक्यूम में है अभी, जो कि अभी वैक्यूम में है, जब हमारे पास दो चार्जेस जो कि वैक्यूम में है, ठीक है ना, उनके बीच में कुछ फोर्स है एफ, उनके बीच में कुछ है फोर्स एफ। अगर हम इन चार्जेस को उठाकर किसी मीडियम में डाल देते हैं तो अपने पास जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है किसी भी चार्ज के ऊपर, किसी भी चार्ज के ऊपर, वो कम हो जाती है, वो कम हो जाती है। किस फैक्टर से कम हो जाती है सर? ईआर के फैक्टर से कम हो जाती है, ईआर के फैक्टर से कम हो जाती है, ईआर के फैक्टर से कम हो जाती है। क्या आपको बात समझ में आई? दोबारा सुन सर, दो चार्जेस अगर वैक्यूम में है, दो चार्जेस अगर वैक्यूम में है तो उनके बीच में जो भी फोर्स होगी, ठीक है ना, जो भी फोर्स होगी जिसको हम लोग एफ बोल रहे हैं, अगर हम लोग इन चार्जेस को उठा के किसी मीडियम में डाल दें, किसी मीडियम में डाल दें, तो किसी भी एक चार्ज के ऊपर, किसी भी एक चार्ज के ऊपर, किसी भी एक चार्ज के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ डैश, वो कम हो जाती है। किस फैक्टर से कम हो जाती है सर? ईआर के फैक्टर से कम हो जाती है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी के फैक्टर से कम हो जाती है। समझ लग रही बात? कम हो जाती है, कम हो जाती है। समझ लग रही है बात? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ये जो है ना अपने पास ये एफ डैश, ये एफ डैश क्या है? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटा बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, रटना है तो तू रट ले भाई, लेकिन तेरे को कंसेप्ट बता रहा हूं तो सीख ले, ठीक है ना। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सर मैं नेट क्यों बोल रहा हूं, नेट क्यों बोल रहा हूं? फील करना बात को। सर एक चीज बता, क्या ये वैक्यूम के बराबर आ रही है? किसके बराबर आ रही है? नहीं सर, ये जो फोर्स आ रही है वैक्यूम के बराबर नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही होगी? क्योंकि मीडियम ने कुछ ना कुछ इफेक्ट डाला होगा, मीडियम ने कुछ ना कुछ इफेक्ट डाला होगा, इसी की वजह से तो फोर्स कम आ रही है, इसी की वजह से तो फोर्स कम आ रही है। तभी हम लोग बोलते हैं नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी इसके अंदर मीडियम का इफेक्ट भी है, इसके अंदर मीडियम का इफेक्ट भी है, इसके अंदर मीडियम का इफेक्ट भी है।
समझ लग रही बात? इसके अंदर मीडियम का इफेक्ट भी है, ठीक है ना। ये जो मीडियम है, ये जो मीडियम है, इसका इफेक्ट भी इस चार्ज के ऊपर पड़ेगा। ये जो मीडियम है इसका इफेक्ट भी इस चार्ज के ऊपर पड़ेगा। तो अपने पास जो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स आएगी, जिसको मैं एफ डैश बोल रहा हूं, इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स आएगी, जो एफ डैश बोल रहा हूं, वो कुछ कम आएगी, वो कुछ कम आएगी, ठीक है ना। खुद सोचा, तेरे को ऐसा बताता हूं, ऑब्वियस सी बात है यार, तुम साले है ना वही बात समझते हो जो तुम्हें समझ में आती है। देखो समझो एक लड़का है, ठीक है, उसकी जिंदगी में बस एक ही कन्या थी, लाल लिपस्टिक लगा के। एक लड़का है, उसकी जिंदगी में बस एक ही कन्या थी, ठीक है। तो बस सर ये कन्या इस लड़के को जितनी फोर्स से अट्रैक्ट करती थी, बस उसी से अट्रैक्ट होता था ये। अरे समझ लग रही की बात? नहीं समझ लग रही? ठीक है, अब समझना। अब एक चीज बताओ, अगर इन दोनों के बीच में कोई तीसरी सुंदर नारी आ जाएगी, ठीक है, तो बताओ इस इंसान के ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स है, क्या एफ ही रहेगी? बताओ भाई, बताओ। क्या अब इंसान के ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो एफ रहेगी क्या? नहीं सर, ये भी तो लगाएगी भाई साहब, ये मॉडर्न हो रहा है, ठीक है, समझ लग रही बात? तो भैया इसके ऊपर लगने वाली जो अब नेट फोर्स होगी, अब इसके ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स होगी, पहले क्या थी? सिर्फ इसकी वजह से फोर्स लग रही थी। जब ये नहीं थी तो नेट फोर्स सिर्फ इसकी वजह से लग रही थी, यानी कि क्या थी? एफ थी, सिर्फ एफ थी। लेकिन जब ये आ गई जिंदगी में एक और पराई औरत, ठीक है ना, तो जो नेट फोर्स आई वो कुछ चेंज हो जाएगी, एफ डैश। अरे भैया ये भी कुछ फोर्स लगाएगी ना, तो इसके ऊपर अब ये एफ डैश क्या है? नेट फोर्स है, जिसमें इन दोनों महिलाओं का योगदान है। समझ लग रही है बात? ठीक, समझ लग रही बात? तो वही चीज यहां पर है। पहले क्या था? जब वैक्यूम था तो इसके ऊपर ससुरा सिर्फ यही फोर्स लगा रहा था, तो फोर्स क्या आई थी? एफ। लेकिन जब बीच में मैंने मीडियम डाल दिया तो सर इसके ऊपर ये तो फोर्स लगा ही रहा है Q1, साथ साथ में मीडियम भी कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहा होगा, इसलिए इसके ऊपर जो नेट फोर्स आती है वो एफ डैश आती है। इसमें मीडियम का इफेक्ट भी होता है। देखो ये मीडियम की वजह से तो ये आर आ रहा है, ये मीडियम की वजह से तो ये आर आ रहा है। अरे ठीक है ना भाई, अगर बेटा तुम्हें अब समझ नहीं आया इसके बाद भी, तो तुम्हारे अंदर गलती है भाई, तुम इलाज करवाओ जाके, ठीक है ना। तुम भी नीट वीट छोड़ो, पहले जाके डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, समझ लग रही बात? हाँ अब तो आ ही गया होगा सबको। चलो हाँ, चलो ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये जो चीज होती है नेट फोर्स होती है। क्या होती है? नेट फोर्स होती है। नेट फोर्स जो इस चार्ज के ऊपर अब आई, इसमें इस चार्ज का भी इफेक्ट है और मीडियम का भी इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा अब अरे परमिटिविटी यार, इतने अंग्रेज नहीं समझ पा रहे हो? कैसे अंग्रेजी के पेपर दो? परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी का मतलब परमिट करना यार, इतना। अब भैया इतना तो समझ लो यार, अंग्रेजी इतनी तो सिंपल है यार। चलो देखो, ये कुछ कल मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, जरा ध्यान से देखना। कूलम्बिक फोर्स बोल लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल लो, बात एक ही, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या थी अपने पास, फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। आपको पता है फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। लाइक चार्जेस होंगे तो फोर्स रिपल्सिव होगी, अनलाइक चार्जेस होंगे तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी, ठीक। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है, जैसे अपने पास ये फोर्स देखो, ये फोर्स क्या कर रही है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये जो फोर्स है, ये जो अपने पास कोलंबिक फोर्स है, ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसी को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहां पे जो अपने पास फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। अच्छा, इट इज अ सेंट्रल लाइन फोर्स। सेंट्रल लाइन फोर्स का मतलब क्या है? लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगती है, देखो ऐसे लग रही है, ठीक है, ये भी बता दिया था। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा 11th क्लास में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो पढ़ा ही होगा, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव तो पढ़ा ही होगा। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस होती हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन एक क्लोज लूप में जीरो होता है। अरे पढ़ा होगा ना, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, वैसे ही अपने पास कोलंबिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक। फिर इसका लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब लंबी दूरी तक लग सकती है। जो न्यूक्लियर फोर्स होती है, जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, अरे भाई न्यूक्लियस भी तो ना अपने पास, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्स होती है इसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं ना भाई, उनके बीच में जो फोर्स होती है इसे न्यूक्लियस फोर्स कहते हैं। ये जो फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगती है। न्यूक्लियस तो बहुत छोटा होता है। तो लॉन्ग रेंज फोर्सेस वो होती हैं जो कि लंबी दूरी तक लग सके, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है भाई साहब, ग्रेविटेशन फोर्स की तरह वीक फोर्स नहीं है। चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, वीक फोर्स नहीं, ठीक। नेक्स्ट, इट इज मीडिएटेड बाय फोटोन। अच्छा, मीडिएटेड का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में आपस में जो तालमेल होता है, आपस में जो प्रेजेंस पता चलती है एक दूसरे को, वो फोटोन की वजह से पता चलती है, ठीक है ना। यानी कि अब एक चीज बताओ, मैंने बोला ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो किसकी हेल्प से लगाएगा? कुछ ना कुछ एक सोर्स तो होगा ना, कुछ ना कुछ एक सोर्स तो होगा। वही सोर्स क्या है अपने पास? फोटोन है, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन जो करते हैं, वार्तालाप करते हैं, ठीक है ना। यानी एक चार्ज को दूसरे चार्ज का जो पता चलता है, अच्छा भैया इस चार्ज को पता चला ये चार्ज भी है, किसकी हेल्प से पता चलता है? फोटोन की हेल्प से, ठीक है ना। समझ लग रही बात? फोटोन की हेल्प से। 8th पॉइंट, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। जो छोटे चार्जेस होते हैं उन्हीं के लिए वैलिड है। और स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। जैसे कि समझना, जैसे कि अपने पास एक ये स्फीयर है और एक ये स्फीयर है, ठीक है, दो स्फीयर है, दो स्फीयर है। मैंने आपको बताया कि भैया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगती है। पॉइंट चार्जेस वो होते हैं जिनका कोई साइज नहीं होता, पॉइंट चार्जेस वो होते हैं जिनका कोई साइज नहीं होता। तो एक समझो Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, ठीक है ना। इनमें अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगी और उसका जो फॉर्मूला आएगा वो ही आ जाएगा। अब आपको यही फॉर्मूला अगर आपको यहां पे लगाना है तो अपने पास ये दोनों बॉडी स्फीयर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस भी है ना वो अच्छा खासा होना चाहिए, डिस्टेंस अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है ना। यानी डिस्टेंस इतना हो कि यानी कि ये जो डिस्टेंस हो ये इनके रेडियस से, इनके जो समझो रेडियस है, समझो एक का रेडियस ए है, एक का रेडियस बी है, एक का रेडियस ए है, एक का रेडियस बी है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए इनके रेडियस से बहुत ज्यादा होना चाहिए। यानी कि मतलब क्या हुआ
कि ये जो डिस्टेंस है ये इतना ज्यादा है ना, इतना ज्यादा है ना कि स्फीयर होकर भी बहुत छोटी छोटी बॉडीज की तरह एक्ट कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बॉडीज की तरह एक्ट कर रहे हैं। समझ लग रही बात? अब जरा मेरी बात सुनना, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, ध्यान सुनो, ठीक है? ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक चीज बताओ, हम लोग धरती पर हैं, ठीक है? हम लोग धरती पर हैं कि नहीं? आपको जो सूरज है वो कितना बड़ा दिखाई पड़ता है? सर इतना ही बड़ा ही तो दिखाई पड़ता है। आपको सर सूरज कितना बड़ा दिखाई पड़ता है? सर इतना ही बड़ा दिखाई पड़ता है। आप जब सूरज को देखते हो, सन को देखते हो, इतना बड़ा ही दिखाई पड़ता है। क्या एक्चुअल में सन इतना बड़ा है क्या? क्या एक्चुअल में सन इतना बड़ा है क्या? बताओ, यस और नो। क्या एक्चुअल में सन इतना बड़ा है क्या? यस और नो? नहीं भाई, एक्चुअल में जो सन है वो पता नहीं धरती के कितने लाखों करोड़ों टाइम्स बड़ा भाई, धरती से लाखों करोड़ों टाइम्स बड़ा है। लेकिन जब हम लोग देखते तो इतना ही से दिखाई पड़ता भाई साहब सूरज। रीजन क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे सारे बच्चे, रीजन क्या है? इतना बड़ा क्यों दिखाई पड़ता हमको? कमेंट सेक्शन में बताएंगे इतना बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है, छोटा सा क्यों दिखाई पड़ता है हमको, बस इतना ही बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है? कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। हमको जबकि सूरज इतना बड़ा है, धरती से लाखों करोड़ों गुना बड़ा है, तब भी हमको इतना छोटा क्यों दिखाई पड़ता है? सही बोल रहे हो, डिस्टेंस बहुत दूर है। सेम चीज यहां पर कर रहे हैं। अगर मैं क्या करूं, दो स्फीयर ले लूं और दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा कर दूं कि इनके रेडियस से ज्यादा हो जाए, इनके रेडियस से बहुत बहुत ज्यादा हो जाए। दो स्फीयर हैं अपने पास, दो स्फीयर हैं, दोनों के ऊपर चार्ज है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है उनके रेडियस से बहुत ज्यादा हो जाए, रेडियस से बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये जो स्फीयर ये किसकी तरह एक्ट करने लग पड़ेंगे? किसकी तरह एक्ट करने लग पड़ेंगे? किसकी तरह एक्ट करने लग पड़ेंगे? ये जो स्फीयर हैं दे विल एक्ट लाइक पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस, अरे बोलो, बात समझ में आई? क्या तुम लोगों को बात समझ में आई? ठीक है ना? तो सर ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। जैसे एक ये पॉइंट चार्ज हो गया, एक पॉइंट चार्ज हो गया। पॉइंट चार्जेस का मतलब जिनका कोई शेप एंड साइज नहीं होता, जिनका कोई शेप एंड साइज नहीं होता। अब सर ये फॉर्मूला इसके लिए वैलिड है, लेकिन हम लोग स्फीयर्स के केस में भी लगा लेते हैं, स्फीयर्स के केस में भी लगा लेते हैं। सर कैसे लगा लेते हैं? कैसे लगा लेते हैं? हम लोग क्या करते हैं, इन स्फीयर्स को बहुत दूर दूर रख देते हैं, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियस से बहुत बड़ा हो जाता है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस इनके रेडियस से बहुत बड़ा हो गया तो ये जो स्फीयर्स हैं बड़े बड़े, ये पॉइंट चार्जेस की तरह एक्ट करने लग पड़ते हैं, पॉइंट चार्जेस की तरह एक्ट करने लग पड़ते हैं। समझ लगी बात? ठीक, चलो ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब क्लियर है कि कैसे सर पॉइंट चार्जेस में लगा सकते हैं, कैसे सर स्फीयर में लगा सकते हैं। क्लियर है? ठीक, चलो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। यार कल टाइम थोड़ा कम था ना यार, आखिरी में बताया था तो इतना टाइम नहीं था बताने का। ये पॉइंट क्लियर? अब 8वां पॉइंट क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन चार्जेस आर रेस्ट। ये तभी एप्लीकेबल है जब चार्जेस रेस्ट पे हो, तभी इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है ना? कुलम साहब ने भी जब निकाला था, एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने अपने चार्जेस को रेस्ट पे ही माना था। ठीक है ना? क्योंकि अगर चार्ज मूव करने लग पड़ेगा तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं भाई। मैंने बताया था ना, चार्ज मूव करता है तो क्या पता कुछ वेलोसिटी हो, मैग्नेटिक फील्ड छोड़ रहा हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ रहा हो, बहुत ड्रामे हो जाते हैं। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं,
ये तब की बात कर रहे हैं जब चार्जेस किस पे रेस्ट पर है, जब चार्जेस किस पे रेस्ट पर है। तो जो फोर्सेज आते हैं इसीलिए उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। दूसरा, फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज ऑन अनदर चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। देखो ये चीज, ये 10th और 11th पॉइंट में कल बच्चों को दिक्कत हुई थी, मैं आपको बताता हूं, समझना। देखो समझाने की कोशिश करता हूं, देख भाई सुन मेरी बात, फिर से तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 10th और 11th पॉइंट ध्यान से सुन, समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है ना? देख दूसरे तरीके से समझाता हूं जिससे तेरे को समझ आता है। समझ, ये लड़का है, ठीक, और ये लड़की है। ठीक, ओके, सुंदर कन्या। ठीक है, कैसी है सुंदर कन्या? अब जरा ध्यान सुनना मेरी बात। अभी इस लड़के की जिंदगी में सिर्फ यही कन्या है, ठीक है, सिर्फ यही कन्या है, और कोई मीडियम नहीं है जिससे ये प्यार कर सके। ठीक है ना? अभी इस लड़के के जिंदगी में सिर्फ यही कन्या है और कोई कुछ नहीं है। तो भैया यही कन्या तो सिर्फ इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, यही कन्या तो सिर्फ इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, एफ फोर्स लगाएगी, नहीं लगाएगी? ठीक है, ठीक, समझ लग रही बात? अब इसकी जिंदगी में एक और इंसान आ जाता है, ठीक है ना? एक और इंसान आ जाता है, एक और इंसान आ जाता है, ठीक। ये समझो चिंटू है, ये चिंटी है, और इसका नाम क्या डाल दे? इसका नाम बूबू डाल देते हैं, बूबू। ठीक है? तो पहले पहले क्या था? चिंटू की जिंदगी में सिर्फ चिंटी थी, चिंटू की जिंदगी में सिर्फ चिंटी थी, तो सिर्फ चिंटी ही फोर्स लगा रही थी चिंटू के ऊपर। लेकिन अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि अब इसकी जिंदगी में बूबू भी आ गई, ठीक है, ये भी आ गई। अब ये जब आई ना, ये जब आई ना, तो इसने इसको छुपा के रखा, इसको पता नहीं चलने दिया। खिलाड़ी आदमी है भाई चिंटू, अपना खिलाड़ी आदमी है, ठीक है ना? तो भैया ये जब आई ना, तो इसको चिंटू ने छुपा के रखा, इसको पता नहीं चलने दिया। अब होगा क्या कि ये भी तो फोर्स लगाएगी इसके ऊपर कुछ, ठीक है ना? ये भी तो फोर्स लगाएगी कुछ, ठीक है ना? ये अगर एफ फोर्स लगा रही है तो ये भी कुछ फोर्स लगाएगी। समझो स्मॉल एफ फोर्स लगा रही है, थोड़ी बहुत ही फोर्स लगा रही है, स्मॉल एफ लगा रही है, लगा तो रही है। समझ लग रही बात? समझ लग रही बात? ये चीज क्लियर है कि नहीं? तो अब आपसे पूछूं, अब आपसे पूछूं, इसके ऊपर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स है, वो एफ ही है क्या? यस और नो? अब इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो एफ ही क्या? एफ ही है क्या? एफ ही है क्या? यस और नो? एफ ही है क्या? नहीं, नहीं है भाई। अब इसके ऊपर जो फोर्स है, इसके दोनों हाथ में लड्डू हैं, इधर से भी इधर से भी। समझ लग रही बात? दो फोर्स लग रही हैं, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स है वो कुछ एफ डैश हो जाएगी। दोनों के जैसे फोर्स है ना। लेकिन 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 सर इसको क्या इसके बारे में पता है? कमेंट सेक्शन में यस और नो। इसको क्या, इसको क्या इसके बारे में पता है? यस और नो? यस और नो? नहीं पता भाई, नहीं पता, नहीं पता भाई, नहीं पता, नहीं पता, इसको नहीं पता। तो क्या इसका इसके लिए जो प्यार है वो कभी कम होगा? कभी कम होगा? अरे खिलाड़ी आदमी भाई,
पता तक चलने नहीं दिया इसका। तो क्या इसका जो प्यार है इसके लिए कभी कम होगा? नहीं सर, वो एफ ही रहेगा। तो वही चीज है, वही चीज यहां पर है। फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज ऑन अनदर चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। यानी कि समझना मेरी बात, एक चार्ज एक Q1 है, एक चार्ज Q2 है। अगर इनके बीच में कोई मीडियम आ भी जाता है ना, अगर Q1 Q2 के बीच में कोई मीडियम आ भी जाता है ना, तब भी Q1 Q2 के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाता है जितना वैक्यूम में लगा रहा था। Q1 Q2 को उतना ही प्यार करता है जितना वैक्यूम में कर रहा था। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? Q1 Q2 को उतना ही प्यार करता है जितना वो वैक्यूम में किया करता था। ठीक है, लेकिन जब ये मीडियम आ गया बीच में, तो मीडियम कहेगा हम भी तो प्यार जताएंगे Q2 को, ठीक है ना। तो इसीलिए Q2 के ऊपर जो नेट फोर्स है वो चेंज हो जाती है, एफ डैश हो जाती है। क्या आपको बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? ठीक, क्लियर है? तो बेटा ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, ये पता मैं जानबूझ के लिखवाई। मैं चाहता तो ये वाली चीज हटा सकता था, ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। अगर तुम्हारे पेपर में, नीट के पेपर में असर्शन रीजन में आ गया, मैं बता रहा हूं आपको, केवल 0.1% जनता होगी जो इसका सही आंसर दे सकती है। सबको यही लगता है कि दूसरे मीडियम पे आने पर एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज की फोर्स कम हो जाती है। नहीं होता भाई, चार्ज की फोर्स सेम रहती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर, ये चार्ज इसके ऊपर जितनी फोर्स लगा रहा ना, वो हमेशा सेम ही रहती है, चाहे वैक्यूम हो, चाहे कोई मीडियम आ जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है ना। तो फिर सर आप एफ डैश क्या लिखते हो? एफ डैश क्या लिखते हो बेटा? जो एफ डैश फोर्स है ना, वो मीडियम और Q1 दोनों का नेट इफेक्ट है, दोनों का नेट प्यार है। समझ लग रही बात? अच्छी चीज बता रहा हूं, समझ ले, वरना तो मैं टपा भी सकता था, मैं सीधा ये लिखवा देता, ये वाली लाइन बाकियों की तरह। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज डिपेंड्स ऑन मीडियम। तुम खुशी खुशी चले जाते हैं, अरे सर क्या पढ़ा दिया, वाह वाह वाह। समझ लग रही बात तेरे को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, तो सर अब बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, तो सर हमें कैसे पता चलेगा सवाल में कौन सी वाली फोर्स पूछी गई है? बच्चों को होता ना, जैसे सर ये वाला सवाल आ गया, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में मीडियम है, ठीक है ना, डिस्टेंस R है। अब सवाल में पूछा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, Q2 चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ। अब बच्चा कंफ्यूज, सर कौन सी वाली बताऊं? वो वाली बताऊं जो कि Q1 चार्ज Q2 के ऊपर लगाएगा, कि नेट बताऊं? बेटा नेट बतानी है, हमेशा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछी जाती है सवाल पे, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो Q2 के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी, जो एफ डैश है। अब सर ये एफ डैश किसकी किसकी वजह से आ रही है? सर मीडियम और Q1 दोनों की वजह से आ रही है। और वो कितनी आ रही है? सर वो आ रही है जो भी वैक्यूम में थी डिवाइडेड बाय ER। ये सवाल में पूछी जाती है। अगर वो तेरे से सवाल में पूछेगा, स्पेशली मेंशन करेगा कि फोर्स ऑन Q2, स्पेशली मेंशन करेगा ऐसे, ड्यू टू Q1 ओनली, तब तू आंसर क्या देगा? जल्दी बता मेरे को कमेंट सेक्शन में। तब आंसर क्या आना चाहिए? क्या तब एफ डैश आंसर आएगा क्या? स्पेशली मेंशन करेगा वो क्वेश्चन में? बता जल्दी से। बता जल्दी। अब यहां पर क्या आएगी? सर इसके ऊपर नेट फोर्स तो क्या लग रही है? एफ डैश।
अब यहां पर क्या आएगी, हाँ अब सिंपल एफ आएगी, वैक्यूम वाली। बहुत बढ़िया, सीख गए यार तुम, ये बहुत जरूरी चीज है। मैं कहता हूं ऐसे सवाल पेपर में आ जाते ना, साला कंपटीशन छिड़ जाता है। अब तुम इतना लल्लू पेपर बना के दे दोगे नीट का, इतने बच्चे तो आ जाएंगे फर्स्ट रैंक, थोड़ा पेपर भी तो अच्छा बनाओ। क्लियर है? ठीक। तो आपसे जब भी सवाल आएगा तो आपसे नेट फोर्स ही पूछी जाएगी। अगर वो आपसे स्पेशली बोले कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तब आप ये करोगे। ये नहीं कि सर आपने एक नई चीज सिखाई थी, हर जगह ये पेलावट। जब आपसे वो फोर्स पूछेगा तो नेट फोर्स ही पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है ना? समझ लग रही है बात? क्लियर है कि नहीं? चलो आओ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देख भाई, तेरे को मैं एक चीज सिखाना चाहता हूं ताकि मेरे को क्वेश्चन में आसानी हो जाए। देख, अगर मैं लंबे मेथड से करूंगा, तेरा भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तेरे को एक चीज सिखाना चाहता हूं, हाँ पोल वोल करेंगे, एक चीज सिखाना चाहता हूं, जल्दी से देख, जल्दी से देख। अरे एफ की वैल्यू तो पता ही है क्या होती है वैक्यूम वाली, 1/4πε0 Q1Q2/r²। और ये क्या हो जाएगी, 1/4πε0, नीचे ER भी है, ठीक है? चलो देख, एक चीज सिखाना चाहता हूं, ध्यान से देख। एक चार्ज है Q1, ओरली आंसर देना यार, ओरली आंसर देना, टाइम नहीं है इतना, ठीक है ना? एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रही होगी F, जो मर्जी फोर्स लग रही हो, ठीक है? इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रही हो, ध्यान देख। तो सर हमको पता है ये जो फोर्स आ रही होगी वो कुछ ऐसी आ रही होगी, K Q1Q2/r²। अब जल्दी जल्दी ओरली ओरली आंसर देना सबके सब, ओरली ओरली सीखना है, ओरली सिखाऊंगा, बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना, कॉपी में पेन चला रहे बैठ के ना, जल्दी जल्दी करेंगे सवाल, ठीक है? आओ, अगर मैं Q1 चार्ज को डबल कर दूं और Q2 चार्ज को डबल कर दूं तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगी, जल्दी बताओ। Q1 और Q2 को डबल कर दूं, मैं Q1 और Q2 को डबल कर दूं तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ऐसे आंसर बोलते रहो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कितने टाइम्स हो जाएगी, कितने टाइम्स हो जाएगी, फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगी? अगर मैं Q1 और Q2 यानी दोनों चार्जेस को डबल कर दूं, कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स, 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 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है सर, फोर्स 4 टाइम्स हो गई, ठीक है सर, ओके, अच्छा, ओके। अरे भाई साहब, इसको डबल कर दोगे, इसको डबल कर दोगे, दुगना कर दोगे, 2 टाइम्स कर दोगे, 2 टाइम्स Q1 कर दोगे, इसको 2 टाइम्स Q2 कर दोगे तो 2 2 या 4, 4 टाइम्स हो जाएगी ना फोर्स। अब कहते चोमू हो क्या बेटा? एक चीज बता रहा हूं मैं, जो लोग ये काम नहीं कर पा रहे उनके लिए नीट है भी नहीं, पेपर तुम्हारा वैसे ही छूटेगा, रहने दो, पहले बता रहा हूं। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे कि सर इसको डबल कर दिया जाए, इसको डबल कर दिया जाए, फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगी, तो तुम्हारे लिए है भी नीट नहीं। अभी भी टाइम है, 8वीं 9वीं क्लास में जाओ वापस से करो, ठीक है ना? चल देखो नेक्स्ट, देखो अब जरा ध्यान से देखना, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल। अगर मैं Q1 Q2 का एज इट इज रहने दूं, कुछ नहीं कर रहा, Q1 Q2 को नहीं छेड़ता हूं, Q1 Q2 को नहीं छेड़ता हूं, ये जो नीचे इनके बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस है, उसको डबल कर दूं, इसको डबल कर दूं, अगर मैं जो R है इसको डबल कर दूं तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगी, तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगी? सर यहां पे फोर्स हो गई थी 4 टाइम्स ऑफ F, यहां पे कितने टाइम्स हो जाएगी? R को डबल कर दूं तो कितने टाइम्स हो जाएगी? R को डबल कर दूं, अबे भाई R अपॉन में है, फोर्स कम होगी, फोर्स कम होगी। R को अगर मैं डबल करूंगा तो फोर्स कम होगी, कितने टाइम्स कम होगी, कितने टाइम्स कम होगी, बोलो। अरे भैया R को डबल कर दूं, डिस्टेंस को डबल कर दूं तो प्रभु ये डबल का स्क्वायर होएगा ना, तो डबल का स्क्वायर होएगा ना यार। देखो ना, नई फोर्स मान लेते हैं F डैश हो जाएगी,
वो क्या हो जाएगी सर, Q1 Q2 तो आपने नहीं छेड़ा, आपने R को डबल कर दिया, तो कितना हो जाएगा K Q1 Q2 बाई 4R²। ये वाली जो फोर्स है ये तो पुरानी फोर्स है F, तो क्या आंसर आ गया F/4। अब यार तुम्हें लगता है मैं ये चीज करूंगा बैठ के, यार इतना टाइम वेस्ट करने का टाइम है अपने पास कि अच्छा मैं ऐसे नई फोर्स ऐसे निकाल के लिखूंगा? अबे बुद्धि लगाओ यार, बुद्धि लगाओ। सर R डिनोमिनेटर में है और वो भी R का स्क्वायर हो रहा है, तो अगर मैं डिस्टेंस को डबल करूंगा तो फोर्स 1/4 हो जाएगी ना यार, फोर्स 1/4 हो जाएगी, 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। हाँ, तो यहां पे फोर्स हो जाएगी F/4। ये सब लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, सवाल करेंगे, अभी समझा रहा हूं बस, ठीक। अच्छा, अब जरा देखना, अब क्या कह रहा हूं, अब सर ध्यान से देखना। अब नया सवाल, ये आपने कर लिया, अब दोनों एक साथ कर रहे हैं हम लोग, दोनों एक साथ कर रहे हैं। अब देखना, Q1 Q2 में भी छेड़छाड़ करेंगे और R में भी छेड़छाड़ करेंगे, दोनों में एक साथ छेड़छाड़ करेंगे। सर Q1 Q2 को मैंने कर दिया डबल, दिमाग में करो, दिमाग में, इसको कर दिया डबल। अच्छा, दोनों कर दिया डबल और R को कर दिया मैंने हाफ, तो बताओ फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगी? दिमाग में करो, दिमाग में सीखो, दिमाग में करना सीखो दिमाग में। Q1 Q2 को कर दिया मैंने डबल और इनके बीच का डिस्टेंस कर दिया मैंने आधा, तो बताओ फोर्स कितनी हो जाएगी? दिमाग में करो, दिमाग में कर पाओगे। सर Q1 Q2 को करेंगे डबल, ऐसे कर लिया करो ना, ऐसे कर लिया करो, मैं आपको ट्रिक बताऊं, फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है सर। Q1 Q2 क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो 2 ऊपर लिख लिया करो, 2 टाइम्स हो गया। अच्छा, R को कर दिया आपने क्या, हाफ, लेकिन हाफ का स्क्वायर है, ठीक है सर। तो बेसिकली हो क्या रहा है, 2 2 जा 4 और नीचे हो रहा है हाफ का स्क्वायर यानी कि 1/4। अब ये वाला 4 तो सर ऊपर चला जाएगा, तो 16 यानी 16 टाइम्स हो जाएगी, 16 टाइम्स हो जाएगी, 16 टाइम्स हो जाएगी, 16 टाइम्स हो जाएगी। बोल समझ आया? अरे भाई ऐसे करेगा तब तू टाइम बचा पाएगा पेपर में, वरना तेरा पेपर छूट जाएगा। अरे सीखा कि नहीं सीखा? देख सिखाता हूं तेरे को कैसे करते हैं। तुम लोग कहते हो ना सर कैलकुलेशन कर, अबे घंटा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, आना चाहिए तुम्हें ये सब। देख ऐसे किया कर। सर अपन क्या कर रहे हैं, दोनों चार्ज को डबल कर रहे हैं, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ठीक है, 2 टाइम्स। अरे भाई इस चार्ज और इस चार्ज दोनों को डबल कर रहे हैं, तो इसको भी 2 टाइम्स कर रहे हैं, इसको भी 2 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो R है इसको क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, लेकिन सर ये बेसिकली हाफ का स्क्वायर है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो सर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और नीचे हाफ का स्क्वायर 1/4। अब ये वाला 4 तो सर ऊपर ही जाएगा ना, समझ आया यार, तू ऐसे करेगा तब तेरा टाइम बचेगा पेपर में, ठीक है ना। तो 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा चलो एक और अब आंसर बताना मुझे। अगर मैं दोनों चार्जेस को क्या कर दूं हाफ, दोनों चार्जेस को कर दूं हाफ और डिस्टेंस को कर दूं डबल, तो बताओ कितना आएगा? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे आंसर, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे आंसर, क्या आएगा? दोनों चार्जेस को कर दूं मैं डबल, सॉरी दोनों चार्जेस को कर दूं मैं हाफ, दोनों चार्जेस को मैं हाफ हाफ कर दूं और डिस्टेंस को डबल कर दूं, तो बताओ फोर्स क्या आएगी? अरे सीखो भाई, ऐसे कब तक वही घसीटते रहोगे? तो सर आपने इसको भी कर दिया हाफ, आपने इसको भी कर दिया हाफ, ठीक है सर। और सर R को आपने क्या कर दिया डबल, लेकिन R का स्क्वायर है ना सर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, तो देखते हैं क्या आएगा। सर हाफ इंटू हाफ हो जाएगा 1/4 और नीचे 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो सर नीचे ये 4 जाएगा
तो सर 1/16। अरे भाई साहब 1/16 1/16 1/16। अरे प्रभु तुम्हारा 8 कैसे आ रहा है प्रभु, तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करना आ रहा है, मैं कहां जाके सर भटकू अपना। अरे समझ आ रही बात। ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, तो ऊपर सर 1/4 हो गया। नीचे डबल किया है, डबल किया ना बेटा, आर को डबल किया 2 टाइम्स, लेकिन आर का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4। 4 4 से 16। ठीक है चलो आओ अब सवाल पे आते हैं। अब प्रभु जल्दी जल्दी सवाल कर लेंगे, प्लीज 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 यार, मैं नहीं करना चाहता यार, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है यार वैसे करने में, जैसे तुम लोग करते हो। ठीक है ना, चलो देखो यार, ये वाला सवाल है, जल्दी ओरली आंसर बताएंगे। पोल करवा रहा हूं आपसे, 30 सेकंड का पोल बहुत है, जल्दी बताओ। 2 point charges Q1 Q2 exert a force F on each other when kept at a certain distance apart, यानी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस R मान लिया। इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज हाफ्ड, दोनों के ऊपर चार्ज को आधा आधा कर दिया, इसको भी हाफ कर दिया, इसको भी हाफ कर दिया, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स इज डबल्ड, यानी कि इसको डबल कर दिया गया। ठीक है ना, इसको डबल करने का मतलब एक तरह से 2 का स्क्वायर हो गया, तो बताओ कितना हो जाएगा अपने पास। सर ये हो जाएगा हाफ हाफ 1/4, नीचे 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1/16। कौन सा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, मैं देखना चाहता हूं तुम में से कितने लोगों का सही है। क्या बात है, अभी बाकी लोग पता नहीं क्या छछूंदर से मार रहे हैं। 68% जनता का सही है। देखिए लीडर बोर्ड को कौन है, प्रियंका ने सबसे पहले आंसर दिया, फिर वंश शर्मा ने, फिर डॉक्टर अभिषेक। भाई डॉक्टर, चलो ठीक है, क्लियर है। अरे समझ पा रहे हो भाई, तो जो नई फोर्स हो जाएगी, जो नई फोर्स आएगी, इसको आधा इसको आधा इसको डबल करने पर वो कितनी आएगी सर, पुरानी फोर्स बाय 16 आएगी। अरे ठीक है ना भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, पोल करा देता हूं, पोल करा देता हूं, पोल करा देता हूं, चलो करेंगे। When two particles having charge Q1 and Q2 are kept at a certain distance, they exert a force F on each other. एक दूसरे के ऊपर F फोर्स लगा रहे थे। F की वैल्यू K Q1 Q2 by R square. If the distance between the two particles is reduced to half, डिस्टेंस को आधा कर दो। भैया R को हाफ कर रहे हो, R को हाफ कर रहे हो, लेकिन सर R का स्क्वायर यानी हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। बोल भाई, डिस्टेंस को हाफ कर रहे हो यानी हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। एंड द चार्जेस ऑन ईच पार्टिकल इज डबल्ड, यानी चार्जेस को डबल कर रहे हो, 2 टाइम्स कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा सर, 2 2 जा 4, और नीचे हाफ का स्क्वायर यानी 1/4। अरे सर 4 ऊपर जाएगा तो 16 टाइम्स बन जाएगा, यानी कि जो नई फोर्स आएगी वो 16 टाइम्स हो जाएगी पुरानी फोर्स के। डी ऑप्शन, देखते कितनों का सही है। चलो भाई साहब, कुछ लोग तो बढ़े। अरे समझ पा रहे हो बात को, 30 सेकंड बहुत है यार इस सवाल को करने के लिए। बेटा एक चीज बता यार, जो मैंने तरीका बताया उससे 30 सेकंड काफी नहीं है क्या? काफी है यार। तू तेज कैसे बनेगा भाई, तू इन जैसे सवालों में यार 1.5 मिनट लगाएगा फिर तो हो गया तेरा पेपर। चलो इस सवाल को करते हैं कायदे से, आओ ना प्रभु, ये रिपीट ना कर रहा, पुराना वाला सवाल तो रिपीट नहीं कर रहा मैं, इतने बुरे दिन नहीं आ गए कि उस सवाल को रिपीट करूं मैं। अब जरा ध्यान से देख क्या कह रहा, सवाल को पढ़। द चार्ज ऑन 2 स्फीयर्स इज 8 कूलम एंड -4 कूलम। कोई इसके ऊपर 8 कूलम है और इसके ऊपर -4 कूलम है, ठीक। फोर्स क्या होगी
सर फोर्स होगी, जो भी फोर्स होगी, के इसका सर 8 हो गया। अच्छा यहां पे -4 लेंगे कि 4 लेंगे, जल्दी बोलो। मान लो उनके बीच का डिस्टेंस आर है, -4 लेंगे कि 4 लेंगे, जल्दी बोलो। यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। -4 लेंगे कि 4 लेंगे, -4 लेंगे कि 4 लेंगे। जब फॉर्मूला लिखेंगे फोर्स का, तो इस चार्ज के ऊपर, मतलब इस स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, -4 लेंगे कि 4 लेंगे, 4 लेंगे, 4 लेंगे, 4 लेंगे। अबे -4 नहीं लेंगे, पेन फेंक के मारूं वहीं पे, गुज जाएगा आंखों में। अपॉन आर का स्क्वायर, मैंने बोला ना सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट सिचुएशन में क्या कह रहा है, दे एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ इफ ईच चार्ज इज गिवन -4 कूलम, यानी दोनों को अगर -4 कूलम दे दूं, बताओ इस वाले स्फीयर को -4 कूलम दूंगा तो कितना हो जाएगा। सर पहले 8 कूलम था, इसको -4 कूलम दूंगा, पहले 8 कूलम था, इसको -4 कूलम दूंगा तो कितना रह जाएगा, 4 कूलम। अच्छा क्या इनके बीच में डिस्टेंस में कोई दिक्कत हुई, नहीं सर डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं हुई, डिस्टेंस उतना ही है आर। इसको -4 कूलम दूंगा, इसको -4 कूलम दूंगा, कितना हो जाएगा, -8 कूलम। अच्छा अब बताओ जो फोर्स आएगी वो क्या आएगी, सर एफ डैश फोर्स मान लेते हैं, क्या पता फोर्स चेंज हो जाए। तो एफ डैश क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा के 4, सर यहां पे -8 लेंगे कि 8 लेंगे, सर 8 लेंगे, अपॉन आर का स्क्वायर। और ये सर ये तो सेम सेम, ये तो सेम 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 सेम, यानी कि ये जो फोर्स आई है इसी के बराबर आई है। अरे समझ आई बात, नहीं बेटा स्टाइल आज तक नहीं मिली, गुम हो जाती मेरे से। बेटा देखो 8 कूलम में मैंने -4 कूलम दिया तो कितना बचा, 4 कूलम, ठीक है। इसके बाद -4 कूलम था, इसको मैंने -4 कूलम दिया तो कितना हो गया, -8 कूलम। चैट में देखते रहो तो कहां समझ आएगा, इधर देखोगे तब तो समझ आएगा। दोनों स्फीयर को -4 कूलम दिया ना, इसको -4 दोगे तो 4 बन जाएगा, इसको -4 दोगे तो -4 कितना बन जाएगा, -8 बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये भी बाद में करना। हाँ ये वाला सवाल अच्छा सवाल, गुड क्वेश्चन। चलो सबको इसमें मैं आपको देता हूं टाइम, कितना टाइम दे दूं इसमें, आपको 1 मिनट देता हूं करने के लिए। चलो करो सारे के सारे, क्वेश्चन समझा देता हूं साथ साथ। 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 100 न्यूटन की फोर्स से, ठीक है ना, 100 न्यूटन की फोर्स है। अब देखो उसने कुछ चार्ज अलग अलग नहीं दिया तो आप सेम चार्ज भी ले सकते हो। समझो एक ये क्यू चार्ज है, दूसरा भी क्यू चार्ज है, सेम चार्ज ले लो ना यार, ठीक है ना। आप Q1 Q2 मतलब सेम ले सकते हो, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस आर मान लेते हैं, तो एफ क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये एफ कितना है सर, 100, कितना है सर, 100, ठीक। नेक्स्ट, वन ऑफ द चार्ज इज इंक्रीज बाय 10%। अगर एक चार्ज को 10% से बढ़ा दूं, एक चार्ज को 10% से बढ़ा दूं, यानी इसको 10% से बढ़ा दूं, 10% से बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि सर पहले ये क्यू खुद था, इसमें 10% का इंक्रीज कर दूं, यानी कि 10/100 ऑफ क्यू कर दूं। ये तो था 10% से बढ़ाना। सर 10% से बढ़ा दिया ना, इस वाले चार्ज को 10% से बढ़ा दिया, तो पहले जो भी था उसमें 10% से बढ़ा दिया, यानी 10/100 ऑफ क्यू, तो कितना हो जाएगा, 10Q + 1 यानी 11Q/10 हो जाएगा। यानी कि अब ये वाला जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 11Q/10, ठीक। अच्छा, एंड अदर इज रिड्यूस्ड बाय 10%, यानी कि इस वाले चार्ज को 10% से कम कर दो, यानी माइनस करना पड़ेगा 10% से, -10/100 इंटू क्यू, तो कितना हो जाएगा 10Q - Q/10, यानी कि
9q/10, यानी कि ये वाला जो चार्ज हो गया, जो पहले q था, अब वो कितना बन जाएगा? 9q/10। ठीक है सर, डिस्टेंस उतना ही रखा। तो अब बताओ कितनी फोर्स आएगी? अब बताओ कितनी फोर्स आएगी? मान लेते हैं फोर्स सर F' हो जाएगी। ठीक है, फोर्स F' हो जाएगी। सर F' फोर्स क्या हो जाएगी? K 11q/10 इंटू 9q/10 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो सर कितना हो जाएगा जरा देखो सर, K Q/R का स्क्वायर को साइड लिख लो, K Q/R का स्क्वायर को साइड लिख लो। अच्छा सर 11 इंटू 9, 11 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 99। 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100 हो गया। जरा देख ध्यान से, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। ठीक है सर, अब एक चीज बता, ये कितना दे रखा है सवाल में? ये सवाल में तेरे को ऑलरेडी दे रखा है, ये वाली चीज तेरे को ऑलरेडी दे रखी है 100। K Q/R स्क्वायर कितना दे रखा है? 100, जो पहले इंफॉर्मेशन दे रखी थी। पहली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो कितनी? 100 है। ये सर 100 है। तो देख, इस 100 से 100 कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 99। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ए बड़े आराम से बताया, बड़े प्यार से बताया। 18% लोगों को सही था, बाकी लोग कुछ कुछ आंसर दे रहे थे। समझ आया? तो देख, पहले जो भी चार्ज थे अपने पास, पहले जो भी चार्ज थे अपने पास, एक ये क्यू था, एक ये क्यू था, तो फोर्स कितनी थी? 100 न्यूटन। अब मैंने क्या किया, इसको 10% से इंक्रीज कर दिया, यानी Q + 10/100 इंटू क्यू। ऐसे तो करते हैं, परसेंटेज तो आनी चाहिए भैया, 12वीं क्लास में हो। ठीक है ना, शर्म कर लेना जाके। ठीक है ना, तो Q + 10/100 इंटू क्यू कटा, तो 11/10 इंटू क्यू, यानी ये वाला चार्ज अब कितना हो गया? 11q/10। इस वाले चार्ज को आपने 10% से डिक्रीज कर दिया, यानी Q - 10q/100, तो कितना हो गया? 9q/10, यानी ये वाला चार्ज हो गया 9q/10। अब देखते हैं फोर्स क्या हो जाएगी। K 11q/10 9q/10 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस चेंज नहीं किया, तो K Q/R स्क्वायर को साइड कर लिया, K Q/R स्क्वायर को साइड कर लिया। बचा क्या? 11 इंटू 9 कितना हो गया? 99। 10 इंटू 10 क्या हो गया? 100। अब एक चीज बताओ, ये कितना दे रखा सवाल में? सर ये तो 100 दे रखा सवाल में, देख। तो यहां पे जब मैं 100 डालूंगा, ये 100 इससे 100 कट जाएगा, तो 99 बचेगा। आंसर आ गया 99। ठीक, 2 बार समझा दिया। नेक्स्ट, ये वाला सवाल करेंगे। इस सवाल में देखो, नीट 2019 का सवाल है। ठीक है, इसमें सवाल में क्या बोला गया कि 25% चार्ज ए से बी को दे दिया गया। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। कोई आपसे पूछो 25% कितना होता है? 25% कितना होता है? 25/100 कितना होता है? 1/4, यानी कि 1/4 दे दिया आपने। चलो करो ये वाला सवाल, पोल करवाता हूं। टू पॉइंट चार्जेस A and B having charge +Q and -Q, +Q -Q respectively are placed at a certain distance, R मान लेते हैं। ठीक है, तो फोर्स इनके बीच में क्या है? F लग रही है, तो F क्या हो जाएगा? K Q, दूसरा वाला भी Q ही लेंगे, भले ही नेगेटिव है तब भी Q लेंगे, बाय R का स्क्वायर। अब देखो क्या कह रहे हैं, इफ 25% चार्ज ऑफ A, ये A वाला है, ये B वाला है, A वाले का 25%, इसका 25% कितना होगा बेटा? इसका 25% कितना होगा? Q का 25% कितना होगा? 25/100 कितना होता है सर? 1/4, यानी इसका 1/4 कितना होगा? Q/4। तो सर A वाले का
1/4 हमने बी वाले को दे दिया, तो सर कितना दे दिया बी वाले को? Q/4, ठीक है ना। तो सर ये बताओ ए वाले के ऊपर अब कितना रह गया? सर ए से इतना चार्ज चला गया, कितना? 1/4 चला गया, ठीक है ना। तो कितना रह जाएगा सर? Q - Q/4 रह जाएगा, यानी कि 3Q/4 रह जाएगा। इसके ऊपर 3Q/4 रह गया, ठीक है ना। और बी वाले के ऊपर क्या हुआ? बी वाले के ऊपर क्या हुआ सर? जो बी वाले था उसको मिल गया कितना? Q/4। बी वाले को Q/4 मिल गया भैया। ए वाले का 1/4 चार्ज, ए वाले का 25%, ए वाले का 25%, यानी कि 1/4 चार्ज आपने बी वाले को दे दिया। तो ए वाले से क्या करोगे? 25% कम करोगे ना यार, यानी कि Q/4 कम करोगे। तो Q में से Q/4 गए तो 3Q/4 आया। अब बी वाले को Q/4 मिल गया, बी वाले को Q/4 मिल गया, यानी कि -Q + Q/4 कितना हो गया? -3Q/4। ये बी वाले का हो गया। अब
अरे ठीक है ठीक है, आवाज आई आवाज आई आवाज आई। चलो देखो, मेरा थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कट की प्रॉब्लम चल रही है, मैं क्या करूं मेरे मोहल्ले में, मैं परेशान हूं, बहुत परेशान हूं। तुम जान नहीं सकते, मैं तुम्हें कूल होने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना कूल हूं नहीं, ठीक है ना। मन कर रहा सब तोड़ ताड़ दूं मैं, लेकिन नहीं। कंट्रोल 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 कंट्रोल, सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है। चल देखो, चल देखो 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 देखो, मैंने क्या बोला, इस सवाल में क्या किया इन्होंने, ए का 25% बी को दे दिया, ए चार्ज का 25% बी को दे दिया। कितना? 25%। 25% का मतलब क्या होता है? एक चौथाई, एक चौथाई, 1/4। तो सर इसका 1/4 कितना होगा? Q/4। इसका 1/4 कितना होगा? इस चार्ज का 1/4 कितना होगा? सर Q/4 ना। 25% कितना होगा? Q/4। तो इससे Q/4 किसको दे दिया? इसको दे दिया। इससे Q/4 इसको दे दिया, ठीक है ना, इसको दे दिया। तो सर अगर इससे Q/4 इसको दे देंगे तो इसके पास कितना रह जाएगा? इसके पास कितना रह जाएगा? सर Q में से Q/4 गया तो कितना हो गया? 3Q/4। ठीक है सर। और इसको -Q को Q/4 मिल जाएगा, -Q को Q/4 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? -3Q/4। कितना हो जाएगा? -3Q/4, -3Q/4, -3Q/4। समझ लग रही बात? ठीक है। इसमें से Q/4 निकल गया तो 3Q/4, इसको Q/4 मिल गया तो -3Q/4। -Q + Q/4 कितना हो जाएगा? -3Q/4। ठीक है। अब देखो क्या आएगा फोर्स। सर ये तो बहुत आसान है, ध्यान देखना, ध्यान देखना। K 3Q/4, इसका भी माइनस ले लेंगे, 3Q/4 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। F' फोर्स ही हो जाएगी। सर कितनी हो जाएगी? 3 3 9, 3 3 9, 4 4 16, K/Q/R²। सर ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? जल्दी से बोलो कमेंट सेक्शन में, ये क्या है? K/Q/R² क्या है? अरे सर ये तो पुरानी वाली फोर्स है। तो आंसर कितना आ गया? बेटा आप लोगों के लिए मैं इतना सजा सजा के लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये सवाल जल्दी भी हो सकता है, ठीक है ना। बस आप लोगों को समझ आ जाए इसलिए मैं आराम आराम से कर रहा हूं, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है ना। इट इज क्लियर है? चलो एक मिनट मेरे को स्लाइड लगा लेने दो। चलो यहां तक कोई दिक्कत? चलो तो 9F/16, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया हो कैसे किया, ठीक है। अरे बोला ना भाई, मैग्नीट्यूड लेते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं, जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हम लोग साइन नहीं लेते अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। अच्छा एक सवाल है, अच्छा सवाल है, मैं देखना चाहता हूं आप लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे। रुको अभी ये नहीं, ये वाला नहीं, हाँ ये वाला सवाल, ये वाला सवाल है। क्या सवाल है जरा ध्यान सुनना। अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक Q चार्ज को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कुछ यहां पर है, ठीक है ना,
कुछ यहां पर है और कुछ यहां पर है। आपने क्यू चार्ज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सच दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पार्ट्स इज मैक्सिमम, ऐसे कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाए वो मैक्सिमम आ जाए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने ग्रेविटेशन में किया था कि नहीं किया था? सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग ग्रेविटेशन में किया था कि नहीं किया था? यस और नो? किया था कि नहीं किया था? ठीक है ना। फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्ट। तो हम लोगों ने क्या सीखा था? कि सर अगर किसी चीज को दो पार्ट्स में तोड़ा जाए, ठीक है ना, तोड़ा जाए, समझो ये जो चार्ज है उसको Q1 बोल देते हैं, ये वाला चार्ज क्या है? Q2। हमें नहीं पता Q1 Q2 कितना होगा, हमें नहीं पता। तो सर हमको इतना तो पता है कि सर इधर Q1 होगा, इधर Q2 होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस R होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगी? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो सर हमको इतना पता है कि सर अगर याली फोर्स मैक्सिमम चाहिए, ये फोर्स मैक्सिमम चाहिए, तो ये चीज भी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये चीज भी मैक्सिमम होनी चाहिए। यस और नो? यस और नो? अगर मेरे को इन दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी मैक्सिमम होना चाहिए, तो सर Q1 और Q2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो क्या हो? तो सर दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा ना वो तब मैक्सिमम आएगा जब दोनों आधे आधे हो। समझाता हूं जरा ध्यान से सुन। देख, सुनना मेरी बात, तेरे को मैं बताता हूं, फील आएगी तेरे को, ठीक है ना। मेरे पास एक 10 नंबर है, ठीक है ना, 10 नंबर है। तेरे को 10 नंबर को 2 नंबर में तोड़ना है और ऐसा तोड़ना है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा है। तेरे को 10 नंबर को 2 नंबर में तोड़ना है और ऐसा तोड़ना है कि इनका मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा है। तो ऐसा करते हैं, 10 नंबर को ऐसे भी तोड़ सकता है, 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6, 5 और 5, ऐसे तोड़ सकता है ना भाई। 10 नंबर को तेरे को ऐसा तोड़ना है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम आए। तो मैंने 10 को तोड़ा 1 और 9 में, 2 और 8 में भी तोड़ सकता था, 3 और 7 में भी तोड़ सकता था, 4 और 6 में भी तोड़ सकता था, 5 और 5 में तोड़ सकता था। बता किसका मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम आ रहा है? सर 1 इंटू 9 9, 8 2 जा 16, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25। यानी कि तू अगर 10 नंबर को आधा आधा तोड़ेगा तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम आएगा। अगर तू एक नंबर को एक चीज को आधा आधा तोड़ेगा तभी उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम आएगा। तो यहां पर देख, मैंने क्यू चार्ज को 2 हिस्सों में तोड़ा, एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया। तो मुझे पता है कि सर फोर्स मैक्सिमम तभी आ सकती है जब Q1 Q2 क्या हो? मैक्सिमम हो, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम। तो तभी पॉसिबल है जब दोनों क्या हो? बराबर हो और आधे आधे हो, Q/2। क्या आपको बात समझ में आई? यस और नो? क्लियर है? ठीक है। तो एक किसी चीज को ऐसा तोड़ो कि उनका मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम आ जाए, वो तभी पॉसिबल है जब आधा आधा तोड़ो, आधा आधा। तो क्यू चार्ज को Q/2 में तोड़ोगे तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो मैक्सिमम आ जाएगा और फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर? चलो, ये सवाल वैसे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में था पिछले साल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये वाला सवाल 2010 का। चलो, इसके लिए 45 सेकंड दे रहा हूं,
जल्दी से बताओ आंसर कितना आएगा। टू पॉजिटिव आइंस each carrying two positive ions each carrying a charge q are separated by a distance d. ठीक है। if F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be. बेटा आयन है वो, आयन 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 आयन्स है वो, ठीक है ना, आयन्स। दोनों पॉजिटिव आयंस हैं। अगर पॉजिटिव आयंस होंगे तो इसका मतलब उनमें से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया होगा, तभी तो आयन बने होंगे पॉजिटिव। कोई एटम आयन कब बनता है? पॉजिटिव आयन कब बनता है? कोई एटम पॉजिटिव आयन कब बनता है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तभी तो पॉजिटिव आयन बनता है। तो अपने पास दो पॉजिटिव आयंस है, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू। ये वाला भी पॉजिटिव आयन है, इसके ऊपर भी चार्ज क्यू है, इसके ऊपर भी चार्ज क्यू है, ठीक है सर। आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। If F is the force of repulsion, दोनों को दोनों पॉजिटिव आयन है बेटा, दोनों को दोनों पॉजिटिव आयन है, ठीक है ना, पॉजिटिव आयन है दोनों को दोनों, पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो सर सबसे पहले फोर्स लिख लो। फोर्स क्या हो जाएगी? 1/4πε0 यानी K Q1 Q2 यानी कि Q का स्क्वायर बाई D का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले Q निकाल लो, Q निकाल लो। Q कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा इसको इधर लेके चले जाओ, D स्क्वायर भी इधर चला जाएगा, इक्वल टू Q का स्क्वायर। तो रूट कर लो, रूट कर लो, रूट कर लो, रूट कर लो। ये हो गया Q, हो गया कि नहीं हो गया? ये आया Q। क्या हमसे Q पूछा था सवाल में? क्या हमसे Q पूछा था सवाल में? नहीं सर, हमसे Q थोड़ी ना पूछा था। हमसे पूछा था, हमसे चार्ज थोड़ी ना पूछा था। हमसे ये पूछा था ये जो चार्ज आया ये कितने इलेक्ट्रॉन्स के मिसिंग की वजह से आया। हमसे ये थोड़ी ना पूछा था चार्ज क्या है। चार्ज पूछा था क्या आयन पे? नहीं सर, हमसे चार्ज थोड़ी ना पूछा था आयंस पे। हमसे आयंस पे चार्ज थोड़ी ना पूछा था, हमसे क्यू थोड़ी ना पूछा था। हमसे ये पूछा था इसके ऊपर ये जो क्यू चार्ज आया ये कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग की वजह से आया। तो सर क्यू इक्वल टू एन ही लगा दूं। क्यू की वैल्यू कितनी है? ठीक है, तो √4πε0 F इंटू डी का स्क्वायर बाई ई। अच्छा, अगर मैं इस ई को रूट के अंदर डालूंगा, इस ई को रूट के अंदर डालूंगा तो ई स्क्वायर बन जाएगा। इस ई को रूट के अंदर डालूंगा तो ई स्क्वायर बन जाएगा। हाँ सर, देख बेटा, सवाल में अपन से आयन के ऊपर चार्ज नहीं पूछा था, ये नहीं पूछा था अपन से। अपन से पूछा था ये जो चार्ज क्यू आया है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलने की वजह से है। तो हम लोगों ने पहले चार्ज क्यू फाइंड कर लिया। अब चार्ज आ गया तो ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया, तो एन फाइंड कर लिया। हमको ये फाइंड करना था, ठीक है। ये जो कुछ समझ नहीं आ रहा वाला उसका नाम लिख लो भाई साहब, ये पहले कंपटीशन से बाहर है। क्या नाम था इसका? क्योंकि पैदल है, ये पैदल बुद्धि है, ये इसका तो वैसे कुछ नहीं होना। भाई 24 लाख, वही तो मैं कह रहा 24 लाख देते हैं, उसमें से 24 लाख में समझो बेटा, मैं सच बता रहा हूं 23 लाख ऐसे ही होते हैं जिनकी नैया एकदम पानी में, उनके पल्ले वैसे कुछ नहीं पड़ता। मोस्टली लोगों का सही था। सिंपल सा सवाल है भाई, दो पॉजिटिव आयन है, दोनों के ऊपर चार्ज क्यू है, ठीक। पूछा गया कि ये जो पॉजिटिव आयन बने ये कितने इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से बने होंगे। तो सर ऐसा करते हैं, पहले चार्ज निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लगा के चार्ज निकाल लेते हैं। एक ही तो फॉर्मूला पता है तो चार्ज निकाल लोगे। अब सर ये जो चार्ज आया
ये कितने इलेक्ट्रॉन्स के जाने की वजह से आया होगा, तो Q इक्वल टू एन से निकाल सकते ना, एन निकाल लिया यार, क्या है इस सवाल में, तो भाई संग करो भाई। चलो हेड डालो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसके बाद कल की क्लास में कराऊंगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कल की क्लास में कराऊंगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत सिंपल है, क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखना, ध्यान सुनना ध्यान सुनना ध्यान सुनना, ठीक है। चल देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। एक बच्चा पूछ रहा है ई स्क्वायर कैसे आया, भाई ये चीज रूट के बाहर है, अब रूट के अंदर जाएगी तो स्क्वायर में जाएगा ना यार, आप पोल के आंसर के पीछे मत भागो, आप खुद देखो यार, ये मत किया करो कि सर पोल सबसे पहले देना, तुम लोग गलती यही है, तुम साला पोल में लगे रहते हो, पोल थोड़ी ना करने आए हो यार, यहाँ पे सीखने आए हो कुछ। पोल छोड़ के क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो, ठीक है, क्वेश्चन करो, अगर आपका क्वेश्चन उस टाइम में हो जाता तो पोल कर दो, अगर नहीं हो रहा तो देखो, भाई साहब पोल पोल में रह जाओगे, बाद में इतने पोल होंगे सब पोलम पोल हो जाएगा। चलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, अभी उसकी लैंग्वेज लिखा दूंगा, पहले समझो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि मान लो एक चार्ज अपने पास ये है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है -Q3, ठीक है ना, एक और चार्ज मान लो Q4, ठीक है, और एक चार्ज अपने पास समझो Q0, क्लियर है, ठीक है, ध्यान सुनना ध्यान सुनना ध्यान सुनना ध्यान सुनना, सर Q0 और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है R3, इसके बीच में डिस्टेंस है R1, इसके बीच में डिस्टेंस है R2, और इसके बीच में डिस्टेंस है R4, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर मुझे Q0 के ऊपर, इस Q0 चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, क्या निकालनी, नेट फोर्स, किनकी वजह से आएगी, वो जितने भी बाकी चार्जेस हैं वो लगा रहे होंगे, अगर मुझे Q0 के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है बाकी चार्जेस की वजह से, तो कैसे निकालूंगा, आप क्या करोगे, हर चार्ज की वजह से इंडिविजुअली फोर्स निकाल लोगे, -Q3 नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, F3 फोर्स लगाएगा, ठीक है, Q1 पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, F1 फोर्स लगाएगा, Q2 चार्ज पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, F2 फोर्स लगाएगा, Q4 चार्ज पॉजिटिव है रिपेल करेगा तो F4 फोर्स लगाएगा। हमको तो सर इस Q0 चार्ज के ऊपर, Q0 चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, नेट फोर्स निकालनी है। अब सर नेट फोर्स कैसे निकाली जाए, सर फोर्स तो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके ऊपर एक फोर्स थोड़ी ना लग रही है, 1 2 3 4 चार फोर्स लग रही है, तो कैसे निकाला जाएगा, तो पता कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं, हर चार्ज की वजह से इंडिविजुअल फोर्स फाइंड कर लेते हैं, F1 F2 F3 F4, तो नेट फोर्स निकालने के लिए पता हम लोग क्या करते हैं, सबका वेक्टर सम, यानी F1 फोर्स का वेक्टर सम F2 के साथ, F3 के साथ और F4 के साथ, यही अपने पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर एक चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्ज फोर्सेस लगाते हैं तो नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या है कि आप हर चार्ज की वजह से फोर्स निकाल लो,
और उन सबका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। उन सबका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। यानी आप हर चार्ज की वजह से फोर्स निकाल लो और उन सबका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। उन सबका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। उन सबका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। सिंपल ऐड नहीं करना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर सम करना है। समझ लग रही बात? लैंग्वेज दिखा देता हूं। नेट फोर्स ऑन अ चार्ज, किसी चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होगी ड्यू टू अदर चार्जेस, अदर चार्जेस की वजह से, विल बी वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम होगी ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है ना? नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इंडिविजुअली। या बोल दो वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, ये ज्यादा लाइन सही है, ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। जो भी इंडिविजुअल फोर्स लग रही होंगी उन सबका वेक्टर सम कर दो। ठीक है? ये अपने पास नेट फोर्स ऑन अ चार्ज, किसी भी चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स हो जाएगी ड्यू टू अदर चार्जेस विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आओ एक जरा चीज देख लेते हैं, एक मुआयना देख लेते हैं। जैसे कि ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आपको पता है कि अगर एक वेक्टर है ये F1, एक वेक्टर है F2, तो दोनों का नेट कितना आएगा? दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का नेट कितना आएगा? जल्दी से बताओ। एक वेक्टर है F1, एक वेक्टर है F2, तो इन दोनों का नेट कितना आएगा? सर नेट इनका 20 से जाता है, अगर आप लोगों को याद हो। दो वेक्टर्स हैं, एक F1 वेक्टर है, एक F2 वेक्टर है, तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट जाएगा, इन दोनों का नेट इफेक्ट जाएगा, यानी इस फोर्स का और इस फोर्स का जो नेट इफेक्ट जाएगा वो ये जाएगा 20 से एकदम। ठीक है ना? ये 20 से जाएगा, कितना जाएगा? वो जाएगा अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। याद है आपको? याद है आपको? हाँ, एक लिख रहा 0 आए भाई साहब, खत्म ही खत्म। अरे भाई देखो भाई, फॉर्मूला देखो। एक वेक्टर है ए वेक्टर, ध्यान देखना, एक वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों को उनकी पूंछ से मिला दो और उनके बीच में एंगल है थीटा। कितना एंगल है सर? थीटा। थीटा। तो सर अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होता है, रिजल्टेंट का मतलब नेट, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होता है, यानी कि नेट निकालना होता है, वो इनके बीच से जाएगा। ठीक है ना? ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं सर? ये होता है अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अरे याद है? याद है? याद है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट है ना कतई बी से नहीं जाता। आप ये सोचो सर ये वाला एंगल थीटा बाई 2 है, ये वाला एंगल थीटा बाई 2, ऐसा नहीं है ना, ना ना ना, कतई बी से नहीं जाता। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल बीटा है, अल्फा बीटा अलग अलग है। ठीक है ना? समझ लग रही बात? अच्छा, मुझे अल्फा बीटा से काम नहीं, मुझे बस इससे काम है। ठीक है? तो देखो, अगर अपने पास एक फोर्स हो जाती है F1 और एक फोर्स हो जाती है F2, अरे भाई फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? F नेट।
सर एफ नेट हो जाएगा। एंगल कितना बीच में दोनों के, दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। एफ नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, प्लस 2F1 F2 cos 90 डिग्री। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, तो cos 90 कितना होता है सर, cos 90 होता है 0। तो F नेट कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। समझ आया, समझ आया। ठीक है, तो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर्स यानी दो फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, दो फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जो रिजल्टेंट आता है या बोल लो नेट फोर्स आती है वो जाती है रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। अबे न्यूमेरिकल में तो तुम्हें दिक्कत आएगी, तुम्हें यही नहीं पता यार, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये तो सबसे बेसिक वाली चीज है यार। देखो अगर दोनों के बीच में एंगल कितना हो, सब जो दोनों ही फोर्स एफ एफ है, अब मान लो दोनों ही फोर्स एफ एफ है, ये फोर्स भी एफ है और ये फोर्स भी एफ है। ठीक है, 90 डिग्री। अब बताओ कितना आंसर आएगा, अब बताओ कितना आंसर आएगा, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी सर, नेट फोर्स ऐसे जाएगी, इसका और इसका इफेक्ट वो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी सर, रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर यानी रूट 2f का स्क्वायर यानी रूट 2f। क्लियर है, रूट 2f, रूट 2f, रूट 2f। अच्छा, और सर आपके लिए एक फॉर्मूला बना के देता हूं, वो आप याद कर लो, भला हो जाएगा तुम लोगों का। अगर एक फोर्स है F और दूसरी भी सेम फोर्स है F, दोनों सेम फोर्स है और उनके बीच में एंगल है थीटा, इनके बीच में एंगल है थीटा, तो जो रिजल्टेंट आता है F नेट वो होता है अपने पास, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये होता है 2f cos थीटा बाई 2, 2f cos थीटा बाई 2, ये रिजल्ट याद रखो, 2f cos थीटा बाई 2, 2f cos थीटा बाई 2। ठीक है ना, अगर एक फोर्स है F दूसरी भी F, दोनों सेम मैग्नीट्यूड की हैं F और उनके बीच में एंगल है थीटा, उनके बीच में एंगल है थीटा, बेटा 11th क्लास रिवाइज करवा रहा हूं, तो जो नेट फोर्स आएगी हो जाएगी 2f cos थीटा बाई 2, जल्दी से निकालने का तरीका। ठीक है ना, समझ लग रही बात? ठीक है, अब जरा देखना इसका आंसर बताओ, एक फोर्स F, ये फोर्स F, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री, बताओ कितना आंसर आएगा नेट फोर्स का, नेट फोर्स का आंसर कितना आएगा, कितना आ जाएगा नेट फोर्स का, कितना आएगा सर, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो 2f cos थीटा बाई 2 वाले फॉर्मूले में लगाएंगे, तो 2f cos थीटा कितना है 60 डिग्री, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है रूट 3/2, तो सर हो जाएगा रूट 3f। तो याद रखेंगे, याद भी रखना है, याद भी रखना है कि अगर एक फोर्स F है और एक फोर्स भी F है, दोनों सेम फोर्स है, उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है तो रूट 3f आता है, रूट 3f आता है। अगर एक फोर्स F है और एक फोर्स F है, एंगल 90 डिग्री है तो रूट 2f आता है, याद रखेंगे, 90 डिग्री हो तो रूट 2f, 90 डिग्री हो तो रूट 2, 90 डिग्री हो रूट 2, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है F और F, 90 डिग्री हो तो रूट 2, 60 डिग्री हो तो रूट 3, 60 डिग्री हो तो रूट 3। ठीक है ना, अच्छा अगर 120 डिग्री हो, 120 डिग्री हो,
120 डिग्री हो तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ, नेट फोर्स कितनी आ जाएगी? सर आ जाएगा 2F cos थीटा बाई 2 लगाएंगे। बेटा वेक्टर सिखा रहा हूं 11th क्लास का, वेक्टर सिखा रहा हूं 11th क्लास का, सीखो। 120 थीटा कितना, 120 60 cos 60 कितना होता है सर? 1/2। सर 2 से 2 कट गया, अरे सर ये तो F ही आ गया। यानी कि अगर ये फोर्स भी F है, ये फोर्स भी F है, दोनों के बीच का एंगल 120 हो जाए तो इसका और इसका जो रिजल्टेंट आता है वो F के बराबर ही आता है, वो F के बराबर आता है, वो F के बराबर आता है, वो F के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? F के बराबर आता है। हाँ हाँ, आई रिमेंबर मानसी मालवीय, मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी भाई साहब, बहुत बहुत पढ़ाकू लड़की, एकदम सटीक सवाल पूछती थी, इधर उधर का सवाल ही नहीं पूछा उसने कभी जिंदगी में। ठीक है, अच्छा इसका आंसर बताना। एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस लग रही हैं, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग क्या आंसर निकालोगे। 3 फोर्सेस लग रही हैं, एंगल 120 डिग्री है, तो बताओ इन तीनों फोर्सेस का नेट कितना आएगा? इन तीनों फोर्सेस का नेट कितना आएगा? आपसे पोल करवा लूं ऑप्शन देके? चलो पोल, सब बच्चों का आंसर 0 0 0 0 0। देख भाई यहां पे क्या होगा, ध्यान सुन। सर कैसे करेंगे सॉल्व? सर 3 फोर्सेस हैं, 1 2 3, पहले किन्हीं 2 को सॉल्व कर ले, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसका और इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? सर दोनों के बीच में 120 डिग्री है, तो इसका और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, कितना आएगा? F। अभी सीखा था, अगर 2 फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की 120 डिग्री एंगल पर हो तो उनका रिजल्टेंट आता है F। तो सर यहां पे देखो F आ गया। अब सर इनको भूल जाओ, इनका रिजल्टेंट ये आ गया ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यानी इन दोनों का इफेक्ट है वो ये आ गया, इन दोनों का इफेक्ट ये आ गया। ठीक है सर, अब इन दोनों को भूल जाओ। अब सर ये बचा और ये बचा, अरे सर ये तो अपोजिट है तो कट जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या आ गई? 0 आ गई। नेट फोर्स क्या आ गई? 0 आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लेते कितने को सही है। चलिए नहीं रहा, चल छोड़ो, ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए बस यही आप रिवाइज करना, और उससे ज्यादा कुछ है नहीं खास। ठीक है, एक सवाल देता हूं आपको, करके लेके आना घर से। ठीक है, एक सवाल दे रहा हूं, घर से करके लेके आना, होमवर्क क्वेश्चन। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही से करके लेके आएंगे। क्यू चार्ज कल आके कराऊंगा, क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है एल 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 60 डिग्री। ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, घर से करके लेके आना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वल्ला वल्ला वल्ला। अच्छा मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ, जुलाई में कुछ दिन अपनी क्लास नहीं रहेगी, मैं घूमने जा रहा हूँ कहीं बाहर। ठीक है, जब होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अभी मेरी क्लास 6 बजे शुरू होने वाली है,
मेरे पास इतना समय नहीं है, ठीक है। आप लोग ये वाला सवाल घर से करके लेके आएंगे आराम से। इस वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स बतानी है, ठीक है। ट्राई करना खुद से, कल तो मैं कराऊंगा ही, अभी मैंने सिखाया नहीं, बस मैं देखना चाहता हूं तुम लोग कितना खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, ठीक है ना। मंडे को ईद है, मंडे को छुट्टी है। बाय बाय, हैप्पी ईद, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जो भी बेटा पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़ना समझना, ठीक है ना। ये चीज तो आज नहीं हो पाई, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। गला बैठ गया मेरा बेटा। अच्छा, होमवर्क मैं दे दूंगा आपको मॉड्यूल से, वो आपको करके लेके आना। होमवर्क मैं मॉड्यूल से लिख दूंगा, पीडीएफ यहां पर क्या क्या करने हैं वही सवाल कर लेना। जो मैं सवाल लिखूंगा बस वही सवाल करने हैं, बाकी नहीं करने हैं, ठीक है। होमवर्क मैं लिख दूंगा, ठीक है। बाय बाय बाय, टाटा। और होमवर्क देख लेना यहां से, ठीक है। दिल बना दो तुम्हारे लिए। ठीक, ठीक है, बाय।